जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री जर्नी में। तो दोस्तों, आपको पता है कि आजकल एमपीपीएटी में किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। अधिकतर अगर हम बात करें एग्रोनॉमी की, तो एग्रोनॉमी से आपको पता है कि अधिकतर आजकल डाटा बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। डाटा बेस्ड और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। अधिकतर डाटा बेस्ड, न्यू डाटा बेस्ड से क्वेश्चन अधिकतर ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसलिए मैंने इसमें जो क्वेश्चन सीरीज बनाई है ना, इसमें बहुत से क्वेश्चन मैंने न्यू डाटा बेस्ड क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है एग्रोनॉमी से समथिंग में अगर बात करूँ तो 10 क्वेश्चन के आसपास, 10 से 12 क्वेश्चन जो है आपको एग्रोनॉमी से जो है एमपीपीएटी मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं संबंधित थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्रोनॉमी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप एमपीपीएटी की तैयारी करते हैं तो विशेष ध्यान रखें दोस्तों इस बात का कि अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोस्तों क्वेश्चन पे फोकस ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। थ्योरी पे भले ही कम फोकस करें, क्योंकि क्वेश्चन से ही थ्योरी बनती है। तो थ्योरी, आप थ्योरी पे जो है सॉरी इनको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं, सही विकल्प होते हैं, इन पर ज़्यादा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनसे आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। और मैं दोस्तों जो है ऑप्शन, आपके 4 ऑप्शन के बारे में आपको बताता हूं। पूरा जो है क्वेश्चन का अगर एनालिसिस करते हैं तो 4 ऑप्शन के बारे में आपको बताता हूं। अगर आप कॉपी पेन लिख सकते हो तो मैं हर जानकारी आपको प्रोवाइड कराता हूं। मैं ऐसा नहीं करता हूं कि आपको जो है ऑप्शन आंसर बता दिया सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए। मैं आपको चारों ऑप्शन के बारे में जो है जानकारी देता हूं। तो प्लीज दोस्तों हमारे साथ, चैनल के साथ जुड़िएगा। आपको एमपीपीएटी से संबंधित सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी, टॉपिक्स की भी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी, है ना। और दोस्तों, हम क्वेश्चन की ये सीरीज चला रहे हैं, आप लोगों के लिए सीरीज चला रहे हैं दोस्तों। एग्रोनॉमी के बाद हम फर्टिलाइजर पे भी चलेंगे और क्रॉप्स पे चैप्टर पे भी चलेंगे, सॉइल साइंस पे भी चलेंगे। तो ये दोस्तों सीरीज में आपके लिए लाया हूँ। सीरीज ही बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज लाया हूँ आपके लिए। तो प्लीज दोस्तों, लेकिन इससे पहले आप क्या करें कि हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। दोस्तों, एग्रीकल्चर से संबंधित न्यू डाटा के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पे एग्रीकल्चर से संबंधित न्यू डाटा मैं डालता रहता हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, आप अगर एग्रोनॉमी ऑफ पार्ट फर्स्ट देखना चाहते हो तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन, अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं, भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। इनटू हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन इंडिया डिवाइडेड, मतलब भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिए, कई बार पूछा हुआ है। तो भारत को जो है मैं बात करूं आपको, तो ऑप्शन नंबर आपको ए दे रखा है 12, 15 या 20 या 10। तो जो है इंडिया को कितने क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया, तो दोस्तों आपको पता है कि इंडिया को जो है 15 क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन इंडिया में कितने हैं? 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, है ना। भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो दोस्तों 15 जो है कृषि जलवायु क्षेत्रों में आपको बांटा गया है। अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो मध्य प्रदेश को दोस्तों याद रखिएगा 8 क्लाइमेटिक जोन में मध्य प्रदेश को बांटा गया है। कई बार ये क्वेश्चन एमपीपीएटी में पूछा हुआ है कि मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। तो मध्य प्रदेश को दोस्तों 8 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया, जबकि भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, एवरग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। एवरग्रीन रेवोल्यूशन मतलब जो है सदाबहार क्रांति की बात कर रहा है दोस्तों। एवरग्रीन रेवोल्यूशन तो किससे संबंधित दोस्तों? एवरग्रीन रेवोल्यूशन एम.एस. स्वामीनाथन से संबंधित है क्या, नॉर्मन ई बोरलॉग से संबंधित है, ए.के. खुराना या रॉबर्ट ब्राउन। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि एवरग्रीन यानी सदाबहार क्रांति जो है आपके स्वामी एम.एस. स्वामीनाथन से संबंधित है। यानी आपका इसका सही आंसर क्या है? ए। यानी जो एवरग्रीन रेवोल्यूशन है, न्यू क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा, एवरग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? स्वामीनाथन से, एम.एस. स्वामीनाथन। आपको पता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किनको कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को कहा था, जबकि वर्ल्ड में किनको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, ठीक है। तो एम.एस. स्वामीनाथन दोस्तों एवरग्रीन रेवोल्यूशन के जो है संबंधित है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत में कृषि मौसम विज्ञान महानिदेशालय कहाँ है? द डायरेक्टर जनरल ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी इन इंडिया। भारत में कृषि मौसम विज्ञान महानिदेशालय कहाँ है दोस्तों? आपको अच्छे से पता है कि जो है आपका मौसम विज्ञान महानिदेशालय की बात करें तो आपका पूना में दोस्तों महाराष्ट्र में है, आपको पता है अच्छे से। तो आपका याद रखिएगा कृषि मौसम विज्ञान महानिदेशालय कहाँ है दोस्तों? पूना में। तो इसका आपका सही आंसर क्या है? बी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है ना। और अगर सी डी ऑप्शन की बात करें तो आप सी डी ऑप्शन आप देख सकते हैं। जबलपुर और कानपुर की इसने बात की, तो जबलपुर कानपुर में आपका नहीं है। जबलपुर में आपको पता है कि क्या है, कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान आपका भोपाल में है। जबलपुर में आपका एग्रीकल्चर का आपको पता है कॉलेज है। बट अगर कानपुर की हम बात करें तो कानपुर में जरूर इंस्टीट्यूट है आपका शक्कर अनुसंधान संस्थान। कहाँ पे दोस्तों? आप विजिट करके देख सकते हैं, कानपुर में जो है आपका शक्कर अनुसंधान संस्थान है। आपको पता है नेशनल NSI जिसको बोलते हैं, NSI याद रखिएगा, ये शॉर्ट फॉर्म है।
कई बार वो शॉर्ट फॉर्म में भी आपसे ने क्वेश्चन पूछा था कि एनएसआई कहाँ स्थित है, तो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है दोस्तों, कानपुर में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने आपको जो मौसम अनुसंधान संस्थान वो तो आपने को पता है कि पुणे में स्थित है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों बोल रहा है कि सस्यन विधि यानी क्रॉपिंग, सस्यन विधि जिसमें कुछ पंक्ति बिना छोड़ दी जाती है, मतलब बिना बोए छोड़ दी जाती है। सॉरी, यहाँ पे क्या दोस्तों, बिना बोए छोड़ दी जाती है, याद रखिएगा, बिना शोइंग, है ना, बिना बोए छोड़ दी जाती है। सस्यन विधि जिसमें कुछ पंक्तियां बिना बोए छोड़ दी जाती हैं, वो किससे संबंधित है, ठीक है। तो ओतेरा क्रॉपिंग से संबंधित है, टेरा क्रॉपिंग से संबंधित है, स्किप क्रॉपिंग से संबंधित है, या स्लिप। देखो स्किप से आपको पता लग गया होगा, बिना छोड़े अगर बोई जा रही है तो वो स्किप। तो इसका दोस्तों आपको बिल्कुल, आपका जो है इसमें जो भाषा लिखी हुई है ना, इसमें आपको आंसर अपना मिल जाएगा कि कुछ पंक्तियां बिना बोए छोड़ दी जाती है, मतलब स्किप कर दी जाती है। सीधी सीधी बात है, स्किप क्रॉपिंग, याद रखिएगा। इसका सही आंसर आपका सी है, यानी कौन सी क्रॉपिंग है, स्किप क्रॉपिंग। यानी अगर कुछ विधियां बिना बोई छोड़ दी जाती है तो कौन सी है, स्किप क्रॉपिंग। उसमें ही आपका आंसर लिखा हुआ है, स्किप क्रॉपिंग। इसका सही आंसर आपका स्किप क्रॉपिंग है, ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें ओतेरा और पायरा, आपने सुना होगा ओतेरा पायरा के बारे में। आपको ये धान में की जाती है क्रियाएं हैं ओतेरा और पायरा, ये शब्द होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एमपीपीएटी में कि ओतेरा और पायरा किससे संबंधित है। तो ओतेरा और पायरा बहुत, उसमें फसलों के नाम देते हैं, धान, कपास या मूंग, या किससे संबंधित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो ओतेरा और पायरा ये किससे संबंधित है, अपने धान से संबंधित है, ओतेरा और पायरा। याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात है ये। ओतेरा और पायरा किससे संबंधित है, धान से। जबकि टेरा दोस्तों एक खेती का प्रकार है जो कि मंगल ग्रह जैसा वातावरण बना के खेती करना क्या कहलाता है, टेरा फार्मिंग। यानी मंगल ग्रह जैसा वातावरण बना के क्या कहलाता है, टेरा क्रॉपिंग। ये क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन तो आया नहीं पर आ सकता है कि टेरा फार्मिंग किससे संबंधित है, तो उसमें दे देगा किसके जैसा वातावरण बना के। तो मंगल ग्रह जैसा वातावरण बना के खेती की जाती है, उसको क्या कहते हैं, टेरा क्रॉपिंग। स्किप आपको पता ही है कि कुछ पंक्तियों को छोड़कर खेती की जाती है, उसको स्किप क्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है भाई, सर्वप्रथम पॉली हाउस का निर्माण कहाँ हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ये आ सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और न्यू क्वेश्चन है दोस्तों। आपको अभी तक ये क्वेश्चन पता नहीं होगा इसके बारे में, अधिकतर लोगों को इसका आंसर पता नहीं होगा, बट किसी किसी को पता होगा, बाकी अधिकतर लोगों को इसका आंसर पता नहीं होगा। इस सर्वप्रथम पॉली हाउस का निर्माण कहाँ हुआ, वेयर वाज द फर्स्ट पॉली हाउस बिल्ड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है आपका, पॉली हाउस सर्वप्रथम कहाँ हुआ। तो जम्मू कश्मीर में सर्वप्रथम पॉली हाउस का निर्माण हुआ क्या, राजस्थान में हुआ, या लद्दाख में हुआ, या तमिलनाडु में। तो आपका जो है सर्वप्रथम पॉली हाउस का निर्माण कहाँ हुआ, तो सर्वप्रथम पॉली हाउस की अगर बात करें तो सर्वप्रथम पॉली हाउस आपका लद्दाख में निर्माण हुआ, लद्दाख में सर्वप्रथम पॉली हाउस आपका लद्दाख में बना। और ये शायद मेरे हिसाब से दोस्तों मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट शायद 1974 के आसपास जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था आपका लद्दाख में, है ना, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ, है ना, आपको बता रहा हूँ। याद रखिएगा दोस्तों, आप देख लीजिएगा इस सर्वप्रथम पॉली हाउस का निर्माण कहाँ हुआ था, ये कंफर्म दोस्तों लद्दाख में आपका सर्वप्रथम पॉली हाउस का जो है निर्माण हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम आपसे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है भाई, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि नियोजन ब्यूरो स्थित है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्विंग एंड लैंड यूज प्लानिंग इज लोकेटेड। यानी आपका सर्वप्रथम जो है, सॉरी, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण भूमि नियोजन ब्यूरो कहाँ स्थित है, ये पूछ रहे हैं। तो नागपुर में स्थित है, देहरादून में स्थित है, या दोस्तों आपका पूना में स्थित है, या भोपाल में स्थित है। तो अगर बात करें राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि नियोजन उपयोग ब्यूरो की, तो ब्यूरो आपका दोस्तों नागपुर महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा ये दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है एमपीपीएटी में इंस्टीट्यूट से भी पूछे गए हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो नागपुर में दोस्तों आपका जो है नियोजन ब्यूरो है, आपका मृदा से संबंधित नियोजन ब्यूरो कहाँ है दोस्तों, नागपुर में आपका ये नियोजन ब्यूरो। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपका नागपुर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है भाई कि बरानी खेती उन क्षेत्रों की बरानी खेती उन क्षेत्रों की फसल उत्पादन की विधि है जहां वार्षिक वर्षा। पूछ रहा है कि बरानी का मतलब मैंने जो फर्स्ट सीरीज थी उसके बारे में भी आपको फर्स्ट सीरीज में बताया था कि बरानी किसको बोलते हैं। तो दोस्तों बरानी का मतलब होता है आपका शुष्क क्षेत्र, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा आप दोस्तों। बरानी क्या बोलते हैं, बरानी को दोस्तों क्या बोलते हैं इंग्लिश में, शुष्क क्षेत्र। आप इंग्लिश वाले तो आपको समझ गए होंगे, रेनफेड, है ना। तो बरानी खेती उन क्षेत्रों की फसल उत्पादन की विधि है जहां वार्षिक वर्षा, पूछ रहा है कि जहां वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 800 मिलीमीटर से कम होती है क्या, लेस देन 800 मिलीमीटर, और 800 से 1000 मिलीमीटर होती है क्या, उसको बरानी मतलब वहां पे वो फसलें उगाई जाती हैं। तो जहां मतलब पूछ रहा है कि बरानी खेती किसको कहेंगे, जहां वार्षिक वर्षा कितने से कम होगी, ठीक है, 1000 मिलीमीटर से अधिक होगी तो उसको बरानी खेती बोलेंगे क्या। तो ये वो पूछ रहा है, या इनमें से कोई, नॉन ऑफ दिस।
तो दोस्तों बरानी खेती उन क्षेत्रों की फसलों को कहा जाता है जहां वार्षिक वर्षा क्या होती है, 800 से कम होती है। ये तो आपको पता होगा कि जहां वार्षिक वर्षा आपकी 800 मिलीमीटर से कम होती है उसको क्या दोस्तों, बरानी क्षेत्र बोलते हैं अपन। ठीक है, याद रखिएगा बरानी क्षेत्र। और आपको पता है बरानी क्षेत्र के लिए सबसे सुटेबल क्रॉप आपकी ज्वार मानी जाती है, क्योंकि ज्वार को आपको पता है क्या बोलते हैं, ज्वार को अपन दोस्तों बोलते हैं कैमल क्रॉप। याद रखिएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, ज्वार को कैमल क्रॉप भी अपन बोलते हैं, क्योंकि सूखे के लिए सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस अगर कोई है तो वो ज्वार है आपका। और बरानी क्षेत्रों में आपको पता है 800 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है तो उसको अपन शुष्क क्षेत्र भी बोलते हैं। बरानी खेती वहीं पे की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा फसल वाले बाग लगाने के शुरू के वर्षों में किस खेती का प्रचलन है। देखो शुरू के बोल रहा है, फल वाले बाग लगाने में शुरू की बात कर रहा है वो, देखिए याद रखिएगा, उसने यहाँ पे दोस्तों आपको संकेत दे दिया है शुरू के वर्षों में किस खेती का प्रचलन होता है। विच कल्टीवेशन वाज प्रिवेलेंट इन द अर्ली ईयर्स ऑफ प्लांटिंग फ्रूट ऑर्चर्ड्स। ठीक है, तो भाई दोस्तों इसमें पूछा ऑप्शन नंबर ये दे रहा है, उसमें समांतर खेती उसको पैरेलल फार्मिंग बोलते हैं क्या, उसको सहचर खेती या कंपेनियन फार्मिंग बोलते हैं क्या दोस्तों, उसको ओवरलैपिंग फार्मिंग बोलते हैं क्या, उसको सह फसली खेती बोलते हैं। तो दोस्तों इसको शुरू में अपन क्या, शुरू में पौधे लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वो पूछ रहा है शुरू में बाग, फल वाले बाग लगाने के शुरू के वर्षों में खेती की जाती है उसको क्या बोलते हैं शुरू के वर्षों में, क्योंकि फल वाले पौधे ज़्यादा बड़े हुए नहीं हुए होते हैं। तो दोस्तों उसको अपन बोलते हैं सह फसली खेती। आपको ऑप्शन से समझ में आ गया होगा कि उसको क्या बोलते हैं, सह फसली खेती, को क्रॉपिंग उसको, कोप क्रॉपिंग उसको बोलते हैं, ना कि उसको समांतर फार्मिंग बोलेंगे, क्योंकि समांतर पैरेलल में आपको पता है कि शून्य प्रतियोगिता होनी चाहिए। कंपेनियन भी नहीं उसको बोलेंगे, ना कि उसको ओवरलैपिंग बोलेंगे। ओवरलैपिंग का मैंने आपको पहले ही बताया था कि ओवरलैपिंग मतलब कि लगातार 3 से 4 फसलें ओवरलैपिंग में जो है उगाई जाती है, लगातार 4 फसलें एक ही वर्ष में लगातार 4 फसलें ली जाती है, उसको दोस्तों क्या ओवरलैपिंग बोलते हैं, रिले क्रॉपिंग। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सह फसली दोस्तों इसका सही आंसर है आपका कि फल वाले बाग लगाने के शुरू के वर्षों में खेती का प्रचलन किसका होता है, सह फसली खेती, उसको अपन याद बोलते हैं। इसका सही आंसर आपका डी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है भाई निम्न में से कौन सा किसान लघु जोत में सम्मिलित होता है, लघु जोत में जो है सम्मिलित होता है। लघु जोत मतलब मैंने आपको पहले भी पिछली वाली वीडियो में बताया है कि हमारे इधर अधिकतर देखो ये जोत के जो है 4 टाइप होते हैं। ठीक है, कि सीमांत किसान होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सीमांत किसान होते हैं। ठीक है, सीमांत किसान के बाद दोस्तों अपने पास जो है छोटी जोत के किसान होते हैं, फिर लघु होते हैं, बड़ी जोत के, ऐसे इनके 4 टाइप होते हैं दोस्तों, है ना। आपको मैंने पहले ही बताया था कि लघु, बड़ी और भी उसके बड़ी, मतलब ऐसा एक एवरेज टाइप का होता है, ये 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले भी आपको बताया सीमांत किसान की संख्या हमारे देश में सबसे ज़्यादा है, 60% अगर सबसे ज़्यादा किसानों की संख्या है तो किनकी है, सीमांत किसानों की। 60% संख्या सीमांत किसानों की है। तो सीमांत किसान किनको बोलेंगे भाई, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है उनको सीमांत किसान बोलेंगे। भाई लघु किसान किसको बोलेंगे, लघु किसान उनको बोलेंगे जिनके पास ऑन एवरेज 2 हेक्टेयर जमीन है, 2 से 4 के आसपास, जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर के आसपास है ऑन एवरेज उनको लघु किसान अपन बोलते हैं, या है ना, या छोटी जोत के किसान उनको बोलते हैं। सॉरी, लघु नहीं बोलेंगे, उनको छोटे जोत के किसान बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, छोटी जोत के किसान उनको बोलते हैं, लघु नहीं बोलेंगे। लघु बोलते हैं ऑन एवरेज 4 से 10 के आसपास, 10 हेक्टेयर से अगर अधिक है तो उसको फिर अपन बड़े किसान बोलते हैं, मार्जिनल फार्मर बोलते हैं। तो याद रखिएगा, है ना। तो ये इस टाइप से है कि 60% हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कौन से किसानों की संख्या अधिकतर है, तो सीमांत किसानों की संख्या हमारे इधर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात करें इसके सही आंसर की तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है आपका 20 उसका सही आंसर है। 1 से 2 हेक्टेयर के मध्य जो है लघु जोत में सम्मिलित होते हैं। तो निम्न में से कौन सा किसान लघु जोत में सम्मिलित होता है, तो 1 से 2 हेक्टेयर ऑन एवरेज, दोस्तों ऑन एवरेज 2 हेक्टेयर होता है, बट अपन ले सकते हैं 2 से 4 होता है, बट अपन ले सकते हैं ऑन एवरेज की बात कर रहा है तो 1 से 2 हेक्टेयर जो इसका सही आंसर है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जो है MPPAT में आया हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आपका 1 से 2 हेक्टेयर के मध्य हुआ। ठीक है, तो इसका बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है भाई, मृदा की नमी मापते हैं। तो मृदा में नमी किससे मापते हैं भाई, सॉइल मॉइस्चर की बात कर रहा है। तो सॉइल मॉइस्चर किससे नापते हैं, मोनोमीटर से। भाई मोनोमीटर से तो नहीं नापेंगे। तनाव मापी यंत्र, स्ट्रेंथ नहीं, इससे भी नहीं नापेंगे। लाइसीमीटर, और दोस्तों इसमें लास्ट में ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी ने दे रखा है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों जो है मृदा की नमी अपन मापते हैं लाइसीमीटर की। याद रखिएगा दोस्तों, नोट कर लें, मृदा की नमी किससे नापते हैं, लाइसीमीटर से। ठीक है ना। टेंशियोमीटर से मैंने आपको बताया था कि मृदा का पृष्ठ तनाव किससे नापते हैं, टेंशियोमीटर से। याद रखिए, नोट कर लें दोस्तों, टेंशियोमीटर से मृदा का पृष्ठ तनाव नापते हैं, लाइसीमीटर से देखो मृदा का मॉइस्चर नापते हैं। इसका सही आंसर आपका सी है दोस्तों, याद रखें, है ना। और नोट भी कर लें कि लाइसीमीटर से क्या नापा जाता है,
लाइसीमीटर से मृदा की नमी मापते हैं यानी मॉइस्चर मापते हैं, टेंशियोमीटर से मृदा का पृष्ठ तनाव मापते हैं। ठीक है, ये कुछ मापने की मैंने आपको फर्स्ट वीडियो पार्ट फर्स्ट है एग्रोनॉमी का, उसके बारे में बताया था। ठीक है, तो उसको भी आप एक बार विजिट होकर जरूर देखिएगा। ठीक है, और सेशन को जरूर शेयर करें दोस्तों के साथ प्लीज, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है नमी नेपियर घास की अंतः खेती हो सकती है। तो नेपियर घास की अंतः खेती किसके साथ हो सकती है? तो नेपियर पूछ रहा है कि नेपियर घास की अंतः खेती हो सकती है साथ में, किसके साथ में हो सकती है? सोयाबीन के साथ में क्या नेपियर घास की खेती कर सकते हैं? मूंग के साथ, लोबिया के साथ या उड़द के साथ? तो ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, नोट, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना। इस क्वेश्चन को दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेपियर घास की खेती किसके साथ कर सकते हैं, है ना। तो अब आप समझ गए होंगे सोयाबीन के साथ तो अपन करेंगे नहीं, लोबिया के साथ भी नहीं, सॉरी मूंग के साथ भी नहीं करेंगे और उड़द के साथ नहीं करेंगे। तो करेंगे दोस्तों किसके साथ? लोबिया के साथ, है ना। काउपी के साथ जो अपन क्या करेंगे? नेपियर घास की दोस्तों खेती करेंगे। नेपियर घास की अंतः खेती किसके साथ कर सकते हैं? जो है लोबिया के साथ अपन कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या दोस्तों? इसका सही आंसर आपका सी है, यानी लोबिया के साथ जो अपन अंतः खेती कर सकते हैं, नेपियर घास और लोबिया घास अपन इनकी दोनों को मिलाकर अंतः खेती कर सकते हैं। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है भाई? सस्बानिया एक्सक्यूलेटम वनस्पतिक नाम है। सस्बानिया एक्यूलेटा किसका बॉटनिकल नेम? एक्यूलेटा लिखना दोस्तों यहाँ पे, सस्बानिया एक्यूलेटा किसका बॉटनिकल नेम है? तो ये आपको अच्छे से पता होगा दोस्तों, ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको बॉटनिकल नेम याद कर रखे होंगे टोटल सभी फसलों के। आपको बॉटनिकल नेम अगर याद नहीं किए हो तो याद होना चाहिए दोस्तों। एक पेज में आप जो है बॉटनिकल नेम लिख लीजिएगा सारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं पूछ लेता है वो हर बार बॉटनिकल नेम, है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये बॉटनिकल नेम अपने को सारी फसलों की याद होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको भी बताऊं तो सस्बानिया एक्यूलियाटा किसका बॉटनिकल नेम है? तो सस्बानिया एक्यूलियाटा दोस्तों अपने ढैंचा का जो है बॉटनिकल नेम है। बट दोस्तों मसूर का क्या है? मसूर का दोस्तों ये लिख लीजिएगा, लेंस एस्क्यूलेंटम किसका है? मसूर का बॉटनिकल नेम है। क्या दोस्तों? लेंस एस्क्यूलेंटम किसका बॉटनिकल नेम है? मसूर का। ढैंचा का आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया, सस्बानिया एक्यूलियाटा किसका बॉटनिकल नेम है? ढैंचे का। ठीक है, ढैंचे का आपका क्या है? सस्बानिया एक्यूलियाटा। सूरजमुखी का अगर हम आपसे बात करें तो सूरजमुखी का आपको पता है दोस्तों, सूरजमुखी का क्या बॉटनिकल नेम है? सूरजमुखी का दोस्तों बॉटनिकल नेम है लेंस हेलिएंथस एनस। क्या बोलते हैं हम दोस्तों? हेलिएंथस एनस। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, हेलिएंथस क्या बोलते हैं? हेलिएंथस एनस। हेलिएंथस ये ऐसे लिखते हैं दोस्तों, हेलिएंथस एनस किसका बॉटनिकल नेम है? ये दोस्तों सूरजमुखी का, हेलिएंथस एनस, ये लिख लीजिएगा दोस्तों। सूरजमुखी का मैंने आपको बता दिया क्या बॉटनिकल नेम है, हेलिएंथस एनस जो है अपनी सूरजमुखी का बॉटनिकल नेम है। मसूर का लेंस एस्क्यूलेंटा, ढैंचा का आपको पता है सस्बानिया एक्यूलियाटा। अगर हम बात करें लोबिया की तो लोबिया का दोस्तों आपको अच्छे से पता है लोबिया का बॉटनिकल नेम क्या है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दी, लोबिया को काऊ भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपके सामने मैंने तो इसका सही आंसर मैंने आपको क्या बता दिया? बी इसका दोस्तों इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है गेहूं में हरित क्रांति का आधारीय श्रेय है। गेहूं में हरित क्रांति का आधारीय श्रेय मतलब वो श्रेय पूछ रहा है कि हरित क्रांति रेवोल्यूशन हुआ था तो अधिकतर श्रेय किस चीज को जाता है, किस टॉपिक को जाता है अधिकतर श्रेय? द बेस क्रेडिट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन बीट इज, मतलब गेहूं में हरित क्रांति का अधिकतर, क्योंकि आपको पता है कि हरित क्रांति में अधिकतर प्रमोट कौन सी दो फसलें हुई थी? तो गेहूं दोस्तों हरित क्रांति में अधिकतर प्रमोट हुआ था। गेहूं के बाद दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि धान, जिसको अपन पैडी बोलते हैं, बीट और पैडी, बीट और पैडी का जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा इनको प्रमोट किया गया था हरित क्रांति में। इनका अच्छा खासा विकास हुआ था दोस्तों एग्रीकल्चर की। आपको पता है गेहूं की बहुत सारी किस्मों का जो है विकास हुआ था, धान की बहुत सारी किस्मों का विकास हुआ था, नए नए जीन लाए गए थे जापान से, आपको पता है। ठीक है, तो इनका बहुत सारा विकास हुआ गेहूं और धान का हरित क्रांति में। तो यही वो पूछ रहा है कि गेहूं में अधिकतर किसका श्रेय रहा है विकास में? ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि अधिक उपज देने वाली प्रजातियों का क्या श्रेय रहा है, या एनपीके अधिक उर्वरक का प्रयोग किया हरित क्रांति में? जैसे गेहूं बो दिए तो हरित क्रांति में एनपीके उर्वरकों का अधिक प्रयोग हुआ तो ये सफल हुआ। सिंचाई की अधिक उपलब्धता या पौध सुरक्षा रसायनों की अधिक प्रयोग, है ना, पौध सुरक्षा रसायनों का अधिक प्रयोग, तो किससे ये सफल हुआ दोस्तों? तो इसको याद रखिएगा आप दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अधिक उपज देने वाली प्रजातियों का आपको समझ में आ गया होगा, यूज ऑफ हाई यील्ड वेराइटीज, इसका सही आंसर आपका ए है दोस्तों, याद रखिएगा, नोट कर ले इस क्वेश्चन को। गेहूं में हरित क्रांति का आधारीय श्रेय आपको किसको जाता है? अधिक विकास वाली किस्मों का, यानी अधिक उपज देने वाली किस्मों का देखो हरित क्रांति में श्रेय जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जिनको विकास किया गया था, अच्छी खासी उपज यील्ड करती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर आपका क्या है 13 का? ये दोस्तों इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है भाई?
क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है भाई, सीहोर में किस फसल से संबंधित शोध केंद्र स्थित है? बताएं दोस्तों, ये तो आपको पता होना चाहिए कि सीहोर में किस फसल से संबंधित शोध केंद्र है। द रिसर्च सेंटर रिलेटेड टू विच क्रॉप इन लोकेटेड इन सीहोर। गेहूं से संबंधित, गन्ना, कपास, तंबाकू, वीट, शुगर कैन, कॉटन या टोबैको। किससे संबंधित है भाई सीहोर में आपका केंद्र, शोध केंद्र किससे संबंधित है? तो दोस्तों गन्ना से संबंधित जो है सीहोर में शोध केंद्र है। याद रखिएगा दोस्तों, सीहोर में किससे संबंधित शोध केंद्र है? शुगर कैन यानी गन्ना। गन्ना की बहुत सारी किस्म जो है ऐसो करके, दो कहाँ से भी SH करके ऐसो करके बहुत सारी किस्में जो है विकास किया गया गन्ना की। तो कहाँ से हुआ? सीहोर से। यानी सीहोर में जो है गन्ना का शोध अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? गन्ना का सीहोर में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, नोट कर लें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 15, फार्म का प्रबंधन जब सरकारी अफसरों द्वारा किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? है ना, क्योंकि इसमें आपको पता है बहुत सारे जो है आपने अगर पढ़ा होगा तो बहुत सारे जो है परिभाषाएं दी गई हैं। काश्तकारी खेती के बारे में भी आपने सुना होगा, और पूंजीवादी खेती के बारे यानी कैपिटल फार्मिंग के बारे में भी आपने सुना होगा, सामूहिक खेती के बारे में भी आपने सुना होगा, राजकीय खेती, अगर ये आपने पढ़े होंगे तो इनके बारे में आपने सबके बारे में सुना होगा। तो वो यही पूछ रहा है कि इनकी परिभाषाओं में लिखा हुआ कि फार्म का प्रबंधन जब सरकारी अफसरों के द्वारा किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं। अब आप समझ गए होंगे भाई, सब सरकारी अफसर लगा हुआ है तो काश्तकारी खेती तो होगी नहीं, क्योंकि काश्तकारी खेती में स्वयं किसान का अधिकार होता है। तो पूंजीवादी भी नहीं होगी, क्योंकि पूंजीवादी भी नहीं हो सकती, सामूहिक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो अब क्या रहा? राजकीय, स्टेट फार्मिंग। तो अब आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों जो 15 नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर है आपका राजकीय खेती, स्टेट फार्मिंग, जिसको क्या बोलते हैं? स्टेट फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर डी, इसका 15 का डी दोस्तों इसका सही आंसर है ना, कि फार्म का प्रबंधन सरकारी अफसरों के द्वारा किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? राजकीय खेती, उसको राजकीय खेती बोलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। तो काश्तकारी की आपको पता है बहुत सारे प्रकार होते हैं, खेती की ये प्रणालियां होती हैं। अगर आपसे बात करें, राजकीय खेती है एक प्रकार की प्रणाली है। काश्तकारी खेती की अगर आपसे बात करें तो काश्तकारी खेती है, इसको व्यक्तिगत खेती भी बोलते हैं। ये खेती की प्रणालियाँ हैं, खेती के प्रकार भी होते हैं, खेती की प्रणालियाँ भी होती हैं, खेती की प्रणालियाँ हैं। काश्तकारी खेती को व्यक्तिगत खेती बोलते हैं, पूंजीवादी खेती। तो इनके बारे में जो क्वेश्चन बार बार उठते रहते हैं, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको इनसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे संबंधित, कि सरकार पर किसका अधिकार होता है, किसान पर किसके अधिकार होता है, समिति पर किसका अधिकार होता है। तो इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, बाकी मैं भी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है भाई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लें इस क्वेश्चन को। आ सकता है बिल्कुल, ये दोस्तों पूछ सकता है वो आपसे इसके बारे में, कि NIEM यानी खाद्य सुरक्षा मिशन कब लागू हुआ? व्हेन फूड सिक्योरिटी मिशन कम इनटू फोर्स, यानी जो है आपका खाद्य सुरक्षा मिशन कब लागू हुआ? सन 2005 में लागू हुआ, 2007 में, या 2013 में, या 2011 में। तो खाद्य सुरक्षा मिशन आपको जो है आपका कब शुरू हुआ? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का दोस्तों अगर आपसे बात करें तो 2007 में जो है आपका खाद्य सुरक्षा मिशन स्टार्ट हुआ था। 2005 में आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन हुआ था, आपको पता है, जिसको NHB बोलते हैं, सॉरी NHM बोलते हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब हुआ था स्टार्ट? 2005 में। याद रखिएगा 2007 में आपका क्या हुआ? 2007 में आपका फूड सिक्योरिटी मिशन स्टार्ट हुआ, है ना। फूड सिक्योरिटी मिशन का मतलब आपको पता है कि फूड सिक्योरिटी मिशन क्या है? तो फूड सिक्योरिटी मिशन आपको पता है कि जिसमें अपने गांव में क्या अपने को पता है कि भाई कंट्रोल में, आपको सुना हो कंट्रोल के बारे में, गेहूं बढ़ते हैं। तो इसमें एक रूल निर्धारित किया गया था कि भाई 3 किलो जो आपको चावल मिलेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन में 3 किलो आपको क्या चावल जो है कंट्रोल में बांटे जाएंगे, 2 किलो आपको गेहूं दिए जाएंगे, और दोस्तों 1 किलो जो है आपको शक्कर दी जाएगी। तो ये इस प्रकार का जो है ये मिशन चालू हुआ था कि 3 किलो चावल, 2 किलो गेहूं और 1 किलो शक्कर। तो ये दोस्तों इनका मिशन का मुख्य उद्देश्य था फूड सिक्योरिटी मिशन का। तो याद रखिएगा 2007 में ये आपका स्टार्ट हुआ था फूड सिक्योरिटी मिशन, यानी इसका बी दोस्तों इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है भाई, व्यावसायिक दृष्टि से समुद्री जीवों का पालन क्या कहलाता है? व्हाट इज द रीनेमिंग ऑफ मैरीन ऑर्गेनिज्म इन कमर्शियल टर्म्स कॉल्ड? दोस्तों इंग्लिश मेरी थोड़ी वीक है, समझ लीजिएगा आप पढ़ के। ठीक है, तो क्या बोलते हैं व्यावसायिक दृष्टि से समुद्री जीवों का पालन क्या कहलाता है? ठीक है, तो नॉर्मोलिकल्चर या मॉरिकल्चर या मैरीकल्चर, मोरिकल्चर या एक्वाकल्चर। तो वो ये पूछ रहा है कि भाई व्यावसायिक दृष्टि से समुद्री जीवों का पालन क्या कहलाता है? ठीक है, व्यावसायिक दृष्टि से समुद्री जीवों का पालन क्या कहलाता है? मारीकल्चर। याद रखिएगा मेरीकल्चर, ये आपने लिखा हुआ है मेरीकल्चर, याद रखिएगा। क्वेश्चन इसका सही आंसर आपका क्या है ये पूछ सकता है आपसे, तो इसका बी दोस्तों इसका सही आंसर है। व्यावसायिक दृष्टि से समुद्री जीवों का पालन क्या कहलाता है? मेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को, है ना।
और क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है भाई, भारत का कृषि योग्य भूमि में विश्व में कौन सा स्थान है? कृषि योग्य भूमि में भारत का, ठीक है, ये पूरे विश्व लेवल की बात कर रहा है कि अधिकतर खेती योग्य भूमि का कौन सा स्थान है? भारत का कृषि योग्य भूमि में विश्व में कौन सा स्थान है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन कल्टीवेटिव लैंड, ठीक है, तो कौन सा स्थान है भारत का भाई? फर्स्ट स्थान है, थर्ड, सेकंड या थर्ड दोस्तों, सॉरी फिफ्थ ऑप्शन होना था यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन हो गया, फोर्थ ऑप्शन होना था इसमें डी में। तो दोस्तों इंडिया का जो है मैं आपको बताऊं, भारत का कृषि योग्य भूमि में विश्व में जो है सेकंड रैंक आती है दोस्तों। तो इसका आपका सही आंसर क्या है? सी दोस्तों, आपका इसका सही आंसर है, याद रखिएगा। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और न्यू डाटा से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों। भारत का कृषि योग्य भूमि में विश्व में कौन सा स्थान है? तो सेकंड है दोस्तों आपका विश्व में स्थान है। तो फर्स्ट किसका है भाई? फर्स्ट है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सेकंड दोस्तों आपके इंडिया का है, अपने इंडिया का सेकंड नंबर आपका किसका है? इंडिया का, याद रखिएगा। भारत का कृषि योग्य भूमि में विश्व में कौन सा स्थान है? सेकंड नंबर का स्थान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है हरी खाद बनाने के लिए कौन सी फसल सबसे अच्छी मानी जाती है? विच क्रॉप इज कंसर्न्ड बेस्ट ऑफ मेकिंग इन ग्रीन मैन्योर, यानी हरी खाद बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल दोस्तों कौन सी मानी जाती है? तो दोस्तों सनई मानी जाती है, सनेम, ये हरी खाद वाली फसल है भाई। ढैंचा मानी जाती है क्या? बरसीम होती है। और ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है? लोबिया। तो हरी खाद बनाने के लिए अगर आपसे कोई पूछे तो हरी खाद बनाने के लिए मैं आपको बताऊं, विश्व में हरी खाद बनाने के लिए सनई सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। सनई हरी खाद बनाने के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। कौन? विश्व में हरी खाद बनाने के लिए सनई सबसे अच्छी मानी जाती है, याद रखिएगा दोस्तों, सनहैम, ठीक है। अगर बात करें अपने भारत की, तो भारत में हरी खाद बनाने के लिए दोस्तों ढैंचा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है ना, क्योंकि आपको पता है कि टाइमिंग ढैंचा में जो है हरी खाद बनने में टाइम कम लगता है, तो इसलिए लोग किसका उपयोग करते हैं? ढैंचे का। जबकि सनई में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन अपने को किससे प्राप्त होती है? सनई से सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन मिलती है। और दोस्तों सनई का ही विश्व में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है हरी खाद बनाने में, ठीक है। ढैंचा का जो कि अपने भारत में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है ढैंचे का। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? सनई इसका आपका सही आंसर है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। बरसीम का तो आपको पता ही है कि बरसीम का भी अपन दोस्तों उपयोग करते हैं, बट हरी खाद बनाए बहुत कम यूज़ करते हैं, खराब हो जाती है बहुत जल्दी, क्योंकि बरसीम में आपको पता है नमी ज़्यादा होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है भाई? भारत में सामान्य खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? विच मेथड ऑफ जनरल फार्मिंग इज अडॉप्ट इन इंडिया? भारत में सामान्य खेती कौन सी विधि अपनाई जाती है? सामान्य खेती, अगर नॉर्मल खेती करते हैं उसके लिए कौन सी विधि जो है अपनाई जाती है? तो आपको पता है भारत में अधिकतर कौन सी चलती है? विशिष्ट खेती का आपको पता ही है। विशिष्ट खेती क्या होती है? विशिष्ट खेती दोस्तों बोलती है कि अपन खेत में, जैसे कि एक खेत है, तो खेत में अपने ने क्या गेहूं था, तो गेहूं पूरे खेत में बो दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? विशिष्ट खेती बोलते हैं, याद रखिएगा। शुष्क खेती आपको पता ही है। मिश्रित खेती की अगर हम बात करें, तो मिश्रित खेती के बारे में बात करें, तो मिश्रित खेती दोस्तों क्या होती है? आपको पता है, मिश्रित एक क्यारी में क्या लगा दिया भाई? गेहूं लगा दिया, गेहूं के साथ सरसों भी लगा दी, तो ये दोस्तों जो है आपकी मिश्रित खेती होगी। तो यही पूछ रहा कि भारत में सामान्य खेती की कौन सी पद्धति अधिकतर अपनाई जाती है? तो भारत में अधिकतर मिश्रित खेती अपनाई जाती है, याद रखिएगा दोस्तों, नोट कर लें इस क्वेश्चन को। कुछ इसका सही आंसर आपका क्या है? सी। भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? मिश्रित खेती दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा यही पद्धति अपनाई जाती है। रेंचिंग आपको पता है, रेंचिंग मतलब ये होता है कि भाई खुले में अपने ने किसी खेत को छोड़ दिया और पशुओं को चराना, चारागाह बना देना, तो ये क्या कहलाता है? रेंचिंग खेती। रेंचिंग खेती दोस्तों अधिकतर कहाँ की जाती है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, इधर की जाती है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को, है ना। इसका सही आंसर क्या है आपका? मिश्रित खेती जो है इसका सही आंसर, यानी सी इसका जो है सही आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है भाई? फसल के कटने से पूर्व ही दूसरी फसल की बुवाई कहलाती है। सोइंग ऑफ अनदर क्रॉप्स बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ वन क्रॉप इज कॉल्ड, यानी एक फसल के कटने के पूर्व ही दूसरी फसल को बो देना। जैसे अपने ना आलू बोई थी, आलू को बोने के पहले ही अपन गेहूं बो दें या सरसों बो दें, तो इसकी बात कर रहा है वो कि भाई एक फसल के कटने के पूर्व ही दूसरी फसल बोना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन आपके सामने ये रहे, क्या उसको आबिराम खेती बोलते हैं, रिले क्रॉपिंग बोलते हैं क्या? रिले क्रॉप के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं? आबिराम खेती बोलते हैं क्या? उसको बहुफसली सस्यन बोलते हैं क्या? मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं क्या? ओवरलेपिंग बोलते हैं क्या? या उसको सह फसली सस्यन बोलते हैं? तो दोस्तों एक फसल के कटने के पूर्व भी दूसरी फसल को बोना क्या कहलाता है दोस्तों? दूसरी फसल को बोना कहलाता है ओवरलेपिंग, याद रखिएगा। इसका सही आंसर आपका सी है। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं ओवरलेपिंग। आप समझ गए होंगे, उसका नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं ओवरलेपिंग। एक फसल के कटने के बाद ही
कटने के पूर्व ही दूसरी फसल को बोना क्या कहलाता है? ओवरलैपिंग। तो इसका सही आंसर आपका ओवरलैपिंग, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है मध्य प्रदेश में द्विवर्षीय फसल चक्र में, याद रखिएगा दोस्तों, द्विवर्षीय फसल चक्र की बात कर रहा है वो, कि मध्य प्रदेश में द्विवर्षीय फसल चक्र में निम्न में से किन फसलों को लगाया जाता है द्विवर्षीय फसल चक्र में? इन मध्य प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर प्लांटेड इन द बेनियल क्रॉपिंग साइकिल, ठीक है। तो कॉटन या ज्वार, ये पैटर्न चलता है क्या द्विवर्षीय? मध्य प्रदेश में द्विवर्षीय फसल चक्र कॉटन या ज्वार चलता है क्या? यानी कपास और ज्वार चलता है क्या? कपास और गेहूं चलता है क्या द्विवर्षीय फसल चक्र में? कॉटन और आलू चलता है क्या? और कॉटन और मेज। तो ये मध्य प्रदेश में पूछ रहा है कि द्विवर्षीय फसल क्रम में चलते हैं क्या ये पैटर्न? तो दोस्तों इनमें से तीनों पैटर्न दोस्तों मध्य प्रदेश में जो कि नहीं चलते हैं द्विवर्षीय फसल चक्र के क्रम में, तो ये तीनों आपके गए। तो अब बचा क्या? कॉटन और ज्वार। तो इसका आपका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है, आपको याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर आपका क्या है? इसका सही आंसर दोस्तों आपको पता लग गया होगा इसके सही आंसर की अगर हम बात करें। सॉरी दोस्तों, सही आंसर है आपका इसका जो है कॉटन और ज्वार, इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आपका क्या है? कॉटन और ज्वार इसका सही आंसर है, ठीक है। ये इसका दोस्तों सही आंसर है, याद रखिएगा, ये इसका सही आंसर है, क्या है? ए। क्वेश्चन नंबर ए इसका सही आंसर है। मध्य प्रदेश में द्विवर्षीय फसल चक्र में क्या चलता है? कॉटन और ज्वार, यानी कपास और ज्वार द्विवर्षीय फसल चक्र में सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कौन सा अनाज गरीब आदमी का भोजन कहा जाता है? याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है अपने को पूछते रहते हैं बार बार, कभी भी कई बार पूछा हुआ है कि अनाज का राजा कौन है, अनाज की रानी कौन है, गरीब का राजा कौन है ना? तो ये शाकाहारियों का मांस कौन है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे पूछते रहते हो, तो याद रखिएगा उन क्वेश्चनों की, कौन सा अनाज गरीब आदमी का भोजन कहा जाता है? तो आपको पता है कि गरीब आदमी का भोजन जो है दोस्तों रागी को कहा जाता है, क्योंकि रागी और रागी, कोदो, कुटकी ये क्या है? पुराने अनाज है। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? बी। तो अब बात करते हैं दोस्तों, क्या रागी क्यों कहा जाता है? क्योंकि रागी, कोदो और कुटकी जो है इनको पुराने अनाज कहा जाता है, सबसे पहले इन्हीं की खेती होती थी। तो कौन सा अनाज गरीब आदमी का भोजन कहा जाता है? और रागी को जो है गरीब आदमी का भोजन कहा जाता है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि फसलों जो है फसलों का राजा किसको कहा जाता है, ठीक है, यानी मतलब फसलों का राजा किसको कहा जाता है? तो जो एक गेहूं को दोस्तों क्या राजा कहते हैं अपन? फसलों का राजा किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? अनाजों, सॉरी दोस्तों, अनाजों का राजा किसको कहते हैं? तो अनाजों का राजा दोस्त किसको कहते हैं? गेहूं को दोस्तों अनाजों का राजा कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों, नोट कर लें किसको? गेहूं को अनाजों का राजा, और मक्का को दोस्तों याद रखिएगा, मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है। नोट कर ले दोस्तों, किंग ऑफ सीरियल क्रॉप्स कौन है भाई? सीरियल क्रॉप्स में है गेहूं किंग, और क्वीन कौन है भाई? मक्का। मक्का को जो है दोस्तों रानी कहा जाता है किसकी? सीरियल क्रॉप्स की, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ ले भाई कि दाल में राजा कौन है भाई? जिसको पल्सेस किंग कौन है? तो पल्सेस किंग दोस्तों आपको चना को जो है पल्सेस किंग कहा जाता है, यानी दालों का राजा कौन है? चना, ठीक है। और दालों की रानी कौन है? तो मटर जो है आपकी दालों की रानी है। नोट कर लें दोस्तों, मैंने आपको दोनों जो है बता दिया कि पल्सेस क्वीन कौन है, पल्सेस किंग कौन है। तो पल्सेस क्वीन आपकी मटर है और पल्सेस किंग आपका चना है। जबकि सीरियल किंग कौन है? तो सीरियल किंग आपका गेहूं है, और सीरियल क्वीन कौन है? तो मक्का आपका सीरियल क्वीन है। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? बी इसका सही आंसर है, ठीक है। आपको पता है दोस्तों, इसका बी दोस्तों इसका सही आंसर है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है चना है एक, मतलब चना क्या है? चना किसकी फसल है? चिकपी। चना को क्या बोलते हैं? चिकपी, है ना। ग्राम भी बोलते हैं चना को, चिकपी भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, चना को क्या बोलते हैं? चिकपी। कई बार आपसे पूछ सकता है कि चने को क्या बोलते हैं? चिकपी, ठीक है। और उर्दू को आपको पता है ब्लैक ग्राम बोलते हैं, मूंगफली को ग्राउंड नट बोलते हैं। तो इनके बारे में भी याद रखिए कि कई बार अपने से पूछ लेते हैं। तो चना क्या है? चना क्या खरीफ की फसल है, क्या रबी की फसल है, क्या मानसून फसल है, या इनमें से कोई नहीं? तो चना दोस्तों जो है आपकी, चने की अगर बात करें तो चना दोस्तों आपके रबी की फसल है। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? बी, यानी रबी की फसल है। चना जो है रबी की फसल, ना कि खरीफ की और ना मानसूनी फसल है। तो चना आपकी जो है खरीफ की फसल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है भारत में कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन इंडिया इज द स्टेट, यानी भारत में कपास का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है भाई? तो क्या मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कपास का प्रोडक्शन होता है? नहीं भाई, मध्य प्रदेश में आपको पता है सबसे ज्यादा सोयाबीन का प्रोडक्शन होता है। तो इसके लिए मध्य प्रदेश को आपको पता है भाई सोया प्रदेश भी कहा जाता है, तो नोट कर लीजिएगा, है ना। तो मध्य प्रदेश में ना कि दोस्तों आपकी क्या होती है? कॉटन तो होता नहीं है। तो ये जो है आपका ऑप्शन गया, ठीक है। पंजाब भाई, पंजाब में भी जो है कॉटन नहीं होता है, ठीक है।
गुजरात, क्या गुजरात में होता है कॉटन? तो गुजरात में दोस्तों कॉटन होता है। आपको पता है सूरत, गुजरात का एक शहर है सूरत, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फैशन है, फेमस है, कपड़ा का व्यापार सबसे ज़्यादा कहाँ चलता है? सूरत में। आपको पता होगा सूरत में सबसे ज़्यादा जो है कॉटन का व्यापार चलता है। तो सूरत कहाँ है भाई? गुजरात में। तो आप इसलिए इन्होंने क्या देखा है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका गुजरात है। नोट कर लीजिएगा, इससे याद आप रख सकते हैं कपड़े का सबसे ज़्यादा व्यापार कहाँ होता है? सूरत में। तो सूरत कहाँ है दोस्तों? सूरत गुजरात में। तो कपास में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है आपका? गुजरात। आंध्र प्रदेश बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके तीनों ऑप्शन तो गए, तो इसका सही आंसर आपका क्या है? सी इसका दोस्तों याद रखिएगा सही आंसर है, यानी गुजरात इसका सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है निम्न में से कौन सी तिलहनी फसल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑयल सीड क्रॉप्स, यानी तिलहनी फसल नहीं है। क्या जई तिलहनी फसल है? ओट, ओट यानी जई, भाई ये तिलहनी फसल नहीं हो सकती, ये तो अनाजों में आती है जई। राई यानी मस्टर्ड हो सकती है क्या भाई? तिलहनी फसल वो पूछ रहा नहीं है, नॉट पूछ रहा है भाई, तिलहनी फसल नहीं है। तो भाई ये आपका क्या बोल सकते हैं इसको, राई, राई यानी मस्टर्ड, ये तो है भाई। मूंगफली, ग्राउंडनट, बिल्कुल मूंगफली में तेल निकलता है भाई, मस्टर्ड मूंगफली का तेल आपको पता है भाई। सनफ्लावर, ये तो बिल्कुल ही भाई हार्ट के जो पेशेंट होते हैं, कहाँ के? हार्ट के जो पेशेंट होते हैं तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। सफोला ऑयल, आपको पता है सफोला करके आता है ऑयल, तो कुसुम का तो सबसे बेस्ट तेल माना जाता है। तो ये तीनों तो भाई सब हैं आपके ऑयल। अब कोई नहीं है, जई नहीं है, क्योंकि जई तो आपका अनाज है। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 का ए इसका सही आंसर है, यानी जई जो है आपका तिलहनी फसल नहीं है। ठीक है, नॉट अ ऑयल सीड क्रॉप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है निम्न में से कौन सी फसल शुष्क खेती के लिए उपयुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज सुटेबल ऑफ ड्राइंग फार्मिंग, यानी शुष्क खेती के लिए कौन सी फसल सबसे अच्छी मानी जाती है? तो क्या गन्ना शुष्क खेती के लिए अच्छी मानी जाती है? नहीं भाई, गन्ने को तो सबसे ज़्यादा पानी चाहिए रहता है। गन्ना के लिए कम से कम मिनिमम मैं आपको बताऊं तो 10 से 12 के आसपास पानी चाहिए रहते हैं। ठीक है। तो गन्ना तो भाई आपका शुष्क खेती के लिए है ही नहीं। गेहूँ, गेहूँ भी नहीं है, क्योंकि गेहूँ के लिए मिनिमम अगर बात करें तो अधिकतम तो 6 पानी की आवश्यकता होती है गेहूँ के लिए। अलग अलग स्टेट में अलग अलग पानी की आवश्यकता होती है। गेहूँ भी नहीं है, सोयाबीन भी नहीं है आपका। ठीक है, आपको पता है सोयाबीन भी आपका जो है शुष्क खेती के लिए नहीं है। तो क्या हुआ, अब क्या बचा भाई? पार्म मिलेट यानी बाजरा। बाजरा आपका जो है भाई शुष्क खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। आपको पता है भाई, मैंने आपको पहले बताया ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी, ये शुष्क खेती के लिए उपयुक्त हैं। इनको ज्वार को आपको पता है कैमल क्रॉप कहा जाता है, मैंने पहले ही बताया आपको। तो ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, तो ये शुष्क खेती के लिए उपयुक्त है। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 का डी सही है। ठीक है। अब भाई क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है भाई? मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या है। ये क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी आपसे ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ था कि मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या क्या है? नंबर ऑफ एग्रो क्लाइमेट्रिक जोन इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? मैंने आपको गलती से शायद 8 बता दिए थे, बट सॉरी दोस्तों, मिस्टेक की बाई मिस्टेक है मेरी, मैं आपको बता रहा हूँ 11 जो है आपके क्लाइमेटिक जोन है। एमपी में कितने क्लाइमेटिक जोन है? 11 क्लाइमेटिक जोन है एमपी में। तो इसका सही आंसर आपका सी है। मध्य प्रदेश में एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? 11 जो है आपके एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है भाई? निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया, यानी इंटरनेशनल सॉइल डे, सॉइल ईयर्स घोषित किया गया? किस वर्ष को भाई मृदा वर्ष घोषित किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वर डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल? क्या 2018 को सॉइल डे, 2017, 2013 या 2015? तो आपका अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष जो कहा जाता है 2015 को जो है आपका अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया। किसको? 2015 को। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? डी इसका सही आंसर है। याद रखिएगा 2015 को जो है हमने अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है निम्न में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? हु अमोंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो इसका ए इसका सही आंसर है, यानी भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहा जाते हैं? MS स्वामीनाथन। वर्ल्ड में नॉर्मन ई बोरलॉग, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है भाई 1 एकड़ की रूपांतरित इकाई है। एकड़ की रूपांतरित इकाई पूछ रहा है, कल्टीवेटेड यूनिट ऑफ एक एकड़ एरियाज। ठीक है। तो ये 1 एकड़ की इकाई पूछ रहा है, तो 1 एकड़ की आपकी इकाई क्या है? तो 1 एकड़ की इकाई है भाई 0.405 हेक्टेयर, यानी 1 एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं? 1 एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं? 0.45
0.405 हेक्टेयर होते हैं 1 एकड़ में। याद रखिएगा दोस्तों, कई बार इकाइयाँ भी पूछता है कि कितने सेंटीमीटर में क्या होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है। याद रखिएगा इन इकाइयों को, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आपकी केमिस्ट्रीज में, बहुत काम में आती है ये, ठीक है। इनको भी याद कर लीजिएगा इकाइयों को। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 है भाई, इकाइनोक्लोबा क्रेसेजेरिया। इकाइनोक्लोबा क्रेसेजेरिया किसका वनस्पतिक नाम है? क्या बाजरा का, पर्मलेट का आपका इकाइनोक्लोबा क्रेसेजेरिया नाम है क्या? बाजरा का नहीं भाई, बाजरा का कहाँ से हो सकता है भाई, है ना। तो इकाइनोक्लोबा क्रेसेजेरिया बाजरा का नहीं है। रागी का भी ये अपने बॉटनिकल नेम नहीं है, ठीक है। अब किसका बचा? सांबा और ज्वार। तो ज्वार का तो आपको पता है, और सांबा, सांबा दोस्तों इसका सही आंसर है आपका। इकाइनोक्लोबा जो है क्रेसेजेरिया किसका बॉटनिकल नेम है? सांबे का। इनके सही आंसर आपका सी है। इकाइनोक्लोबा क्रेसेजेरिया सांबा का बॉटनिकल नेम। याद रखिएगा दोस्तों, सांबा आपका एक प्रकार का खरपतवार है जो कि धान के लिए सबसे जो है नुकसान पहुंचाता है धान की फसल को। सबसे ज़्यादा नुकसान कौन सा पहुंचा? धान की फसल को। तो धान की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है आपका सांबा। याद रखिए कुछ, इसका सही आंसर आपका सी है। सांबा धान की फसल में सांबा सबसे ज़्यादा खरपतवार नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है भाई? हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? हाइग्रोमीटर इज यूज ऑफ, हाइग्रोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है भाई? आर्द्रता, ह्यूमिडिटी मापने में किया जाता है क्या? तापमान, पाला या वर्षा, यानी फ्रॉस्ट, रेन, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। तो हाइग्रोमीटर आपको उसके शब्द से ही पता लग गया होगा। हाइग्रो मतलब 33 का आपका सही आंसर है हाइग्रोमीटर, यानी आर्द्रता। ये ह्यूमिडिटी नापने में जो है किसका उपयोग किया जाता है? किसका? हाइग्रोमीटर का, यानी ह्यूमिडिटी और आर्द्रता। याद रखिएगा, ह्यूमिडिटी आर्द्रता मापने में किसका उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में, है ना। ये मत सोचिए कि मैं बता रहा हूँ आपको तो ये सब फालतू क्वेश्चन है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बता रहा हूँ। याद रखिएगा दोस्तों, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किस में मापने में किया जाता है? आर्द्रता मापने में। पाला, फ्रॉस्ट, वर्षा। तो आपको पता, तापमान तो थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। और शायद गेज करके कोई यंत्र है उसके द्वारा वर्षा को मापते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? किसे कैंसर क्रॉप के नाम से जाना जाता है? कैंसर आपको पता ही लग गया होगा, इसमें बताने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। किस कैंसर क्रॉप के नाम से जाना जाता है? विच इज द नोन एज कैंसर क्रॉप। तो कैंसर आपको पता लग गया, टोबैको जो है आपकी कैंसर क्रॉप के नाम से जानी जाती है। इसका सही आंसर आपका क्या है? डी, टोबैको को कैंसर क्रॉप कहा जाता है, ना कि ज्वार को तो आपको पता है कैमल क्रॉप, रागी को पुराने अनाज इनको कहा जाता है, बरसीम आपको पता ही है, ठीक है। तो बरसीम हरे चारों का राजा है, याद रखिएगा दोस्तों। बरसीम किसका? बरसीम हरे चारों का राजा है बरसीम, ठीक है, ठीक है, यार नोट कर ले इसको। बरसीम को हरे चारों का राजा कहते हैं। तंबाकू आपको पता है, टोबैको कैंसर क्रॉप के नाम से जानी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है भाई? बासमती चावल विश्व में सर्वप्रथम किसने बनाया? हु मेड बासमती राइस फर्स्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। बासमती राइस इंपोर्टेंट है। बासमती राइस का आपने देखे होंगे, लंबे लंबे होते हैं, उनको बासमती राइस बोलते हैं। बासमती लंबे लंबे चावल टाइप के होते हैं, उनको बासमती बोलते हैं। बासमती चावल विश्व में सर्वप्रथम किसने बनाए? तो बासमती सर्वप्रथम चावल क्या चाइना ने बनाए, इंडिया या अमेरिका या जापान, ठीक है। तो विश्व में बासमती चावल जो है सर्वप्रथम, याद रखें दोस्तों, विश्व में सर्वप्रथम बासमती चावल जो इंडिया ने बनाया। याद रखिएगा दोस्तों, इसका बी दोस्तों इसका सही आंसर है। बासमती चावल जो सर्वप्रथम किसने बनाए? इंडिया में सर्वप्रथम बासमती चावल बनाए। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि हाइब्रिडाइज राइस, यानी संकर धान, ठीक है, क्या हाइब्रिड राइस यानी संकर धान, क्या बोलते हैं? संकर धान। आपको नोट कर लीजिए, संकर धान के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। संकर धान जो सर्वप्रथम किसने बनाया? चाइना ने। बासमती राइस किसने बनाया? इंडिया ने, ठीक है। याद रखिए दोस्तों इसको, संकर धान सर्वप्रथम चाइना ने बनाया, बासमती चावल इंडिया ने सर्वप्रथम बनाया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों मैंने आपको बता दिया। और कब बनाया था संकर धान को चाइना ने? तो संकर धान को चाइना ने बनाया था 1974 में। 1974 में संकर धान को चाइना ने बनाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 30 है, कृषि यंत्रों का शहर किसे कहा जाता है? विच इज द नोन एज द सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी, यानी कृषि के यंत्रों का शहर किसको कहा जाता है? ये आपको पता ही होगा। कृषि यंत्रों का शहर क्या कर्नाटका को कहा जाता है? नहीं भाई, कर्नाटका को कृषि के यंत्रों का शहर नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो क्या गुवाहाटी का है, आपको पता है असम में, ठीक है। लुधियाना पंजाब में है, और जयपुर आपका राजस्थान में। तो उनने पूछा है कृषि यंत्रों का शहर किसको कहा जाता है, यानी सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी। तो सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी दोस्तों याद रखिएगा, सी इसका सही आंसर है, यानी लुधियाना पंजाब में है दोस्तों, उसको कृषि यंत्रों का शहर कहा जाता है। किसको? लुधियाना पंजाब को। सी इसका सही आंसर है दोस्तों। राइट टिक किस पे लगा सकते हैं? सी। याद रखिएगा इन क्वेश्चनों को दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 का बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा, पौध वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति किसने दी? हु इज गिव द
बिनोमियल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, यानी द्विनाम पद्धति जो है पौध वर्गीकरण की किसने दी? ये सबसे फेमस क्वेश्चन है। मैं आपको अगर बताऊं एमपीपीटी में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। याद रखिए कितनी बार, 3 से 4 बार जो है एमपीपीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, 3 से 4 बार, कि द्विनाम पद्धति किसने दी? तो कैरोलस लीनियस जो है आपके एक साइंटिस्ट हैं वनस्पतिक शास्त्र के, इनने दोस्तों द्विनाम पद्धति दी है। नोट कर लीजिएगा, ये बायोलॉजी में भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, उनके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। किसके बारे में? द्विनाम पद्धति के बारे में। द्विनाम पद्धति के बारे में अगर आपको बताऊं तो बॉटनिकल नेम, जैसे आपको पता है कि भाई अगर जैसे मैं आपसे पूछूं अजगर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो अजगर का अगर आपसे जूलॉजिकल नेम पूछे तो नाजा नाजा जो है किसका होता है? नाजा नाजा अजगर का बॉटनिकल नेम होता है। ठीक है, क्या होता है? नाजा नाजा। तो नाजा नाजा अजगर का अगर वैज्ञानिक नाम है तो नाजा नाजा, ये दो नाम है ना, नाजा नाजा, तो ये द्विनाम पद्धति है। फर्स्ट नाम क्या होगा और सेकंड नाम, है ना। फर्स्ट नाम उसका जो है ये इन्होंने इसके बारे में बताया था बॉटनी से, आपने सुना होगा सोलिनम मेलोनजीना, ये किसका? बैगन का बॉटनिकल नेम है। तो इन्होंने बताया था कि सोलिनम जो है उसका फैमिली और कुल के बारे में उन्होंने उसके बारे में उसके जीनस और यानी वंश और फैमिली के बारे में बताया था। ठीक है, द्विनाम पद्धति में। तो ये उन्होंने इसके बारे में द्विनाम पद्धति दी थी। द्विनाम पद्धति किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने। याद रखिएगा दोस्तों। रॉबर्ट हुक आपको पता ही है, रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की थी। किसको? साइटोलॉजी, उसका इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। किसको किसको कहा जाता है भाई फादर ऑफ साइटोलॉजी? रॉबर्ट हुक को। इन्होंने जो है एक लकड़ी की कॉर्क यानी छाल में देखा था। कब देखा था भाई? 1665 में देखा था। याद रखिएगा 1665 में इन्होंने किसको देखा था? साइटोलॉजी, मतलब इन्होंने कोशिका को देखा था, कोशिका को देखा था। अजीवित थी बट वो जीवित नहीं थी। ठीक है, स्ट्रासबर्गर आपको पता ही है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इनके बारे में सबके बारे में बता दिया। इसका सही आंसर आपका ये है, नोट याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है भाई? 38 निम्न में से कौन दलहनी फसल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पल्स क्रॉप? कौन सी दलहनी फसल नहीं है? उनके बॉटनिकल नेम दे रखे हैं बिगना रेडिएटा। अगर आपको बॉटनिकल नेम याद होंगे तभी आपसे बनेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, ये तभी आपसे बनेंगे, नहीं तो आपसे ये नहीं बनने वाले। याद रखिएगा दोस्तों कि इन्होंने पूछा है कि भाई इनमें से कौन सी दलहनी फसल नहीं है। बिगना रेडिएटा, क्या ये है क्या? जी बिल्कुल, बिगना रेडिएटा तो अपना मूंग का बॉटनिकल नेम है, तो बिल्कुल मूंग की दाल होती है। लेंस एस्क्यूलेंटा बिल्कुल ये मसूर की दाल होती है। आपने मसूर के बारे में सुना होगा। मसूर किसका होता है? लेंस एस्क्यूलेंटस, उसका बॉटनिकल नेम होता है। एरेकिस हाइपोजिया मूंगफली, तो बिल्कुल मूंगफली की दाल होती है क्या? नहीं होती है। तो मूंगफली की दाल और पाइसम सटाइवम, तो पाइसम सटाइवम किसका बॉटनिकल नेम? मटर का। तो मटर का बॉटनिकल नेम क्या? पाइसम सटाइवम। तो तीनों तो आपने सुने, मूंग, मसूर और मटर, तो ये तो तीनों दाल हैं, बट दाल कौन नहीं है? एरेकस हाइपोजिया, यानी मूंगफली आपकी दाल नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा इसको। सी, क्वेश्चन नंबर सी, यानी गरीब की अगर प्रोटीन किसको कहा जाता है? मूंगफली को गरीब की प्रोटीन कहा जाता है दोस्तों। यार नोट कर लें इस क्वेश्चन को। गरीब की प्रोटीन किसको कहा जाता है? तो गरीब की प्रोटीन जो है एरेकस हाइपोजिया, यानी मूंगफली को जो है आपकी गरीब की प्रोटीन कहा जाता है। और कोई पूछे आपसे मूंगफली कौन सी फैमिली में आती है, तो मूंगफली दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मूंगफली जो है आपकी लेग्यूमिनेसी कुल में आती है, यानी दलहनी कुल में आती है। लेग्यूमिनेसी, आपने इसके कुल के बारे में पढ़ा होता है। लेग्यूमिनेसी कुल में आपकी कौन सी फसल आती है? जो है अरेकेस हाइपोजिया, यानी मूंगफली आपकी दलहनी कुल लेग्यूमिनेसी कुल में आती है। बाकी ये सभी भी लेग्यूमिनेसी कुल की क्रॉप्स हैं। दलहनी फसलें सारी लेग्यूमिनेसी क्रॉप्स जो है किन में आती है? लेग्यूमिनेसी में आती है सारी दलहनी फसलें। ठीक है, 38 का आपको पता चल गया, सी इसका सही आंसर है। 39 सर्वाधिक मीठी शर्करा, द स्वीटेस्ट ग्रोवेज, यानी सर्वाधिक मीठी शर्करा कौन सी है भैया? ये पूछ रहा सबसे ज्यादा मीठी शर्करा कौन सी है। ठीक है, तो फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है क्या? सुक्रोज, ग्लूकोज और लैक्टोज, तो इन्हें शर्कराओं के नाम दे रखे हैं। तो सर्वाधिक मीठी शर्करा कौन सी है? तो सर्वाधिक आपकी अगर मीठी शर्करा कोई पूछे तो ए, यानी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज आपकी सबसे ज़्यादा मीठी शर्करा है। और फ्रक्टोज को आपको पता है कि फ्रक्टोज को फल शर्करा भी कहते हैं। यानी फ्रक्टोज के बाद सबसे ज़्यादा मीठी शर्करा कौन है? मैं आपको क्रम बता रहा हूँ कि कौन कौन सी क्रम है सब मीठी शर्करा के। ठीक है, तो मीठी शर्करा में सबसे पहले किसका आता है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के बाद आता है सुक्रोज। सुक्रोज के बाद आता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज के बाद आता है लैक्टोज। तो ये कुछ क्रम है दोस्तों मीठी शर्करा का। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा मीठी शर्करा कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा मीठी शर्करा है आपकी फ्रक्टोज, उसके बाद है सुक्रोज, उसके बाद ग्लूकोज, उसके बाद आपकी लैक्टोज। ठीक है, फ्रुक्टोज को फल शर्करा कहते हैं। ठीक है, सुक्रोज को आपको पता है इसको स्टार्च शर्करा भी कहते हैं सुक्रोज को। ठीक है, स्टार्च की शर्करा सुक्रोज को। ठीक है, सुक्रोज को स्टार्च शर्करा कहते हैं। ग्लूकोज को अपन तो आपको पता ही है ग्लूकोज को क्या बोलते हैं। और लैक्टोज आपको पता है दूध में पाई जाती है, इकलौती ऐसी शर्करा है
जो दूध में मिलती है, बाकी ये कहीं नहीं पाई जाती। लैक्टोज कहीं नहीं मिलती आपको सिर्फ दूध के अलावा, तो लैक्टोज शर्करा आपको दूध में मिलेगी। तो इसका सही आंसर आपका ए है, यानी सर्वाधिक मीठी शर्करा आपकी फ्रक्टोज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है भाई, विश्व में, याद रखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ ये क्वेश्चन आ सकता है, इस पे स्टार लगा ले आप, 3 स्टार इस क्वेश्चन को आप दे सकते हैं। कितने स्टार? 3 स्टार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि भाई विश्व में गन्ना उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? विच इज द फर्स्ट कंट्री इन प्रोडक्शन इन शुगर कैन। आपको ये बिल्कुल पता नहीं होगा दोस्तों, मैं आपको गारंटेड में आपको बता दे रहा हूँ कि आपको ये जो इस क्वेश्चन के बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगा कि दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। मतलब ये पूछ रहा है कि विश्व में गन्ना उत्पादन में कौन सा प्रथम है ना। तो गन्ना उत्पादन में पूछा है म्यांमार, उन्होंने ऑप्शन दे रखा है म्यांमार, अमेरिका, इंडिया, ऑप्शन है डी क्या दे रखा है? ब्राजील। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है विश्व में गन्ना उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है। तो गन्ना उत्पादन में दोस्तों आपका म्यांमार नहीं है, अमेरिका भी नहीं है, इंडिया भी दोस्तों गन्ना उत्पादन में फर्स्ट कंट्री नहीं है। तो क्या है दोस्तों? तो ब्राजील रह गया, ब्राजील। तो ब्राजील दोस्तों जो है आपका शुगर केन प्रोडक्शन में वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। कौन है? ब्राजील। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? डी इसका सही आंसर है। वर्ल्ड में शुगर केन प्रोडक्शन में आपका जो है ब्राजील फर्स्ट नंबर पे, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, नोट कर ले इस क्वेश्चन को, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको 3 स्टार लगाया, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर भाई सब 41 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है आपका कि पानी की सर्वाधिक आवश्यकता किस प्रकार के पौधों को होती है? पौधों के आपको पता है किस प्रकार के पौधों को होती है? C4 टाइप्स, ये पौधों के कुछ टाइप्स होते हैं, C4, C3, कैम और नॉट ऑल ऑफ दीज, मतलब सभी पौधों को। तो मैं पूछ रहा है भाई सर्वाधिक पानी की आवश्यकता। अब अगर आपको इनके बारे में पता होगा तो आप आंसर अच्छे से दे दोगे, मेरे को पता है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ये C4 में कौन कौन सी फसलें आती हैं, C3 में क्या आती है, कैम में कौन कौन सी आती हैं, तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। इसलिए मैं आपसे बार बार वही बात बोल रहा हूँ कि अपनी थ्योरी को इतना मजबूत रखें, और थ्योरी तभी मजबूत होगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे अगर नॉर्मली अपने कुछ पढ़ा नहीं, अपन क्वेश्चन लगाने बैठ जाए तो एक भी आंसर आपसे नहीं बनने वाला। और तुक्का लगाने से किसका सिलेक्शन हुआ भाई? कभी किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन उसी का हुआ जो मेहनत करते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को जो है सीरियसली लीजिएगा। ठीक है, पानी की सर्वाधिक आवश्यकता किस प्रकार के पौधों को होती है, तो मैं आपको क्रम बता रहा हूँ कि किन किन को होती है। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों होती है आपकी कैम प्लांट। कैम प्लांट यानी आपके राजस्थान में जो उगते हैं ना, अपने क्या बोलते हैं, मरुस्थलीय पौधे होते हैं, जैसे आपका नागफनी हो गया, कैक्टस हो गया, तो इनको जो है सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है। दोस्तों इनसे एक क्वेश्चन और भी बनता है कि ऐसे कौन से पौधे होते हैं जिनके स्टोमेटा यानी रंध्र रात्रि के टाइम पे खुलते हैं, तो वो कैम प्लांट होते हैं जिनके स्टोमेटा रात्रि के टाइम पे खुलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। तो सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता किनको होती है? कैम प्लांट को। बट ये पानी को वेस्ट नहीं करते, ये यूज करते हैं कैम प्लांट। ठीक है, तो कैम प्लांट, इसके बाद आपका C3 प्लांट हो गया, इसके बाद आपका C4 हो गया। तो इनको दोस्तों ये क्रम है पानी इनको मिलने का, मतलब सर्वाधिक आवश्यकता किनको होती है? सबसे पहले कैम प्लांट को, C3 को, C4 को। ठीक है, C3 में आपको पता है टमाटर वगैरह बहुत सारी सब्जियां आती हैं, C4 में आपको पता है गन्ना आता है, राइस आते हैं अपने, तो ये C4 हो गया। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर आपका क्या है? C इसका सही आंसर है, यानी ये C कैम प्लांट इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कृषि विजय पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? वेयर इज द कृषि विजय पत्रिका पब्लिश्ड, यानी कृषि विजय जो पत्रिका है आपकी कहाँ से प्रकाशित होती है? ये आपको पता है मासिक पत्रिका है आपकी कृषि विजय पत्रिका, तो ये कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये क्या भोपाल से प्रकाशित होती है, ग्वालियर, पंतनगर या दिल्ली, है ना? भोपाल से मैंने आपको जो फर्स्ट सीरीज बनाई थी एग्रोनॉमी की, उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी ऐसी पत्रिकाएं हैं जो भोपाल से प्रकाशित होती है। तो कृषि जगत और कृषि चयनिका, ये 2 पत्रिकाएं हैं जो भोपाल से प्रकाशित होती हैं, और ये मासिक पत्रिकाएं हैं, तो इसका भोपाल तो इसका सही है ही नहीं। ठीक है, ग्वालियर, पंतनगर और दिल्ली। ठीक है, पंतनगर ही बहुत सारी पत्रिकाएं प्रकाशित करता है, बट इसका अगर इसमें बोलें तो कृषि विजय पत्रिका, याद रखिए कृषि विजय पत्रिका जो है अपना ग्वालियर प्रकाशित करता है। ठीक है, कौन करता है? RBSKBBB, जो कि आपका राजमाता विजय राधे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है ग्वालियर में, ये प्रकाशित करता है आपकी कृषि विजय पत्रिका। याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को, इसका सही आंसर आपका बी है, यानी जो कृषि विजय पत्रिका है ये कौन? ग्वालियर से प्रकाशित होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है शस्य क्रम योजना में दलहनी फसलें उपरोक्त हैं, यानी शस्य क्रम फसलों का एक क्रम होता है ना भाई बोने का, कि गेहूं बो दी, गेहूं के बाद जो है अपने दलहनी फसलें बो दी, दलहनी के बाद भाई अपने जो है वाइल्ड सीड क्रॉप से बो दी, तो ये इसको शस्य क्रम बोलते हैं। ठीक है,
याद रखिएगा दोस्तों। जो क्या शस्य क्रम किसको बोलते हैं? तो शस्य क्रम योजना में दलहनी फसलें उपरोक्त हैं क्योंकि वे द पब्लिश्ड क्रॉप्स आर मेंशनड अबव इन द क्रॉपिंग स्कीम बिकॉज दे आर। यानी शस्य क्रम में दलहनी फसलें क्यों उपरोक्त रहती हैं? शस्य क्रम में भाई छोटी अवधि की होती हैं, क्या ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती हैं, क्या कम अवधि की होती है इसलिए इनको जो है शस्य क्रम में लेते हैं, या लंबी अवधि की होती है इसलिए लेते हैं, क्या रोग रोधी होते हैं इसलिए लेते हैं, क्या या नमी की प्रतिरोधी फसलें हैं? तो किस लिए इनको शस्य क्रम में लेते हैं दलहनी फसलों को? तो आपको अच्छे से पता है कि भाई छोटी अवधि की दलहनी फसलें नहीं होती हैं। आपको पता है औसतन चना की अगर हम बात करें तो चना दोस्तों आपका 100 से 120 दिन में पक्के तैयार होता है। तो ये का आपका छोटी लंबी अवधि से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शस्य क्रम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका डी। तो इसका सही आंसर है आपका क्या? डी। यानी नमी की कमी के प्रतिरोधी फसलें होती हैं ये, इनको पानी की आवश्यकता नहीं होती इसलिए इनको शस्य क्रम में अपने उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या है? डी। याद रखिएगा दोस्तों, शस्य क्रम में दलहनी फसलों के उपरोक्त किन किन नमी की कमी प्रतिरोधकता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपकी जब क्वेश्चन नंबर 44, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज जवाहरलाल नेहरू कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश? यानी आपकी जो JNKVB है उसकी स्थापना कब हुई थी, कब स्टैब्लिश हुआ था JNKVB? तो 2 अक्टूबर 1964 यानी 1964, 5 दिसंबर 1985, 15 दिसंबर 1969 या 12 जुलाई 1929 या 1929। तो जो आपका JNKVB जो आपका कॉलेज है जवाहरलाल नेहरू, तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए भाई कब स्टैब्लिश हुआ था। तो ये स्टैब्लिश हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1964 में। इसका सही आंसर आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है आपका ए। यानी जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है ये कब इसकी स्थापना हुई थी? 2 अक्टूबर 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और अगर बात करें हम RBSKVB की, तो आपको पता है RBSKVB ग्वालियर कब स्थापित हुआ था? 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछते रहते हैं अपने मॉक टेस्ट में। आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे, MPPAT का मॉक टेस्ट भी आप लगाते रहिएगा, ठीक है। और मैं आपको ये क्वेश्चन सीरीज तो बता ही रहा हूँ पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कट फ्लावर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी स्टार लगाएं दोस्तों, 3 स्टार इस क्वेश्चन पे लगाएं। आप कितने स्टार? 3 स्टार। 3 स्टार इस क्वेश्चन पे लगा लें। कितने स्टार? 3 स्टार। यानी कट फ्लावर के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? द फर्स्ट स्टेट इन प्रोडक्शन ऑफ कट फ्लावर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कट फ्लावर में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है भाई? कट फ्लावर में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है भाई? बता, जल्दी बता भाई। मैं आपसे ये क्वेश्चन आपसे जानना चाहता हूँ, कट फ्लावर में कौन सा राज्य है जो प्रथम स्थान पर है दोस्तों? कट फ्लावर में, ठीक है। तो कट फ्लावर में आपको बता दे रहा हूँ कि कट फ्लावर में जो है आपका, मैं आपको बताऊँ, कट फ्लावर पश्चिम बंगाल आपका प्रथम स्थान पर है, यानी वेस्ट बंगाल। इसका सही आंसर क्या है? ए। याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को नोट कर लें आप कि कट फ्लावर में आपका कौन सा स्थान पे है? पश्चिम बंगाल आपका कट फ्लावर में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। कट फ्लावर में सबसे ज्यादा कौन सा फूल चलता है? तो गैंडियोलस का फूल कट फ्लावर के रूप में सर्वाधिक उपयोग किया था। कौन सा? गैंडियोलस। याद रखिए दोस्तों, नोट कर लें, आपका हॉर्टिकल्चर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपरों में, कि कट फ्लावर के रूप में सर्वाधिक उपयोग किसका किया जाता है? तो गैंडियोलस का। छत्तीसगढ़ नहीं है और कर्नाटक नहीं है, आंध्र प्रदेश भी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो कट फ्लावर में मैं आपको अगर कंट्री बताऊं, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वेस्ट बंगाल जो आपका जो है फर्स्ट नंबर पे है दोस्तों। वेस्ट बंगाल आपका कितने हैं? फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। फर्स्ट नंबर वेस्ट बंगाल के बाद आपका छत्तीसगढ़ सेकंड नंबर पे है, और थर्ड नंबर पे अगर आपको बताऊं तो तमिलनाडु जो है, सॉरी कर्नाटका। तो कर्नाटका आपका ये है जो है फर्स्ट नंबर पे, थर्ड नंबर पे। याद रखिएगा दोस्तों, कट फ्लावर में आपका पश्चिम बंगाल जो है फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। अगर कोई पूछे फूल में, तो फूलों में आपका दोस्तों जो है तमिलनाडु फर्स्ट नंबर पे है दोस्त, ठीक है। फूलों की खेती में तमिलनाडु आपका प्रथम स्थान पे है। तो ये मैंने आपको सारा नॉलेज दे दिया, आप इनको नोट करते जाइएगा, मैं फालतू बकवास नहीं कर रहा हूँ आपका, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन कब चालू हुआ? विच इज द नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन स्टार्ट? मैंने आपको पिछली बताया था कि राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर कब मिशन स्टार्ट हुआ और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब स्टार्ट हुआ, दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसकी मेरे को शायद लगता है आंसर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ जाओगे खुद ब खुद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते, क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से अंतर्वर्तीय कैच क्रॉप फसल, यानी अंतर्वर्तीय फसल कौन सी है? अंतर्वर्तीय फसल क्या बोलते हैं? कैच क्रॉप। आप इससे ही समझ जाओगे, आपको पूरा देखने की जरूरत नहीं है। कैच क्रॉप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों वालों को आपको पता चल जाएगा कि कैच क्रॉप किसको बोलते हैं। इंग्लिश हिंदी में ज़्यादा याद नहीं रखें। तो इनमें से अंतर्वर्ती यानी कैच क्रॉप फसल कौन सी है? मूंग, सांवा, राही और उपरोक्त में से सभी। तो कैच क्रॉप जो है आपकी सभी, जो उपरोक्त में से सभी, इसका डी आंसर आपका सही आंसर है, यानी सभी जो है कैच क्रॉप फसल है, ठीक है। यानी अंतर्वर्ती कैच क्रॉप। कैच क्रॉप का मतलब आपको पता है क्या होता है?
कैच क्रॉप मतलब ये होता है कि अपने ना खेत में पहले गेहूं बोए थे भाई, गेहूं का क्या हुआ कि भाई किसी कारणवश वो खराब होगी फसल, तो तुरंत क्या हो सकते हैं भाई, मूंग सावा या लाही बो दो, तो ये होता है कैच क्रॉप। ठीक है, तो कैच क्रॉप का मतलब कोई फसल खराब हो जाए या किसी भी कारणवश वो लेट हो जाए बुवाई में, तो उसकी जगह क्या बोल सकते हैं अपन, मूंग सावा लाही, तो ये इनको बोलते हैं कैच क्रॉप। याद रखिएगा दोस्तों, इसका डी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है शिकारी फसल है, यानी प्रे क्रॉप। शिकारी फसल, शिकारी फसल वो मतलब कि अगर अपने साथ कोई फसल उग रही है, जैसे माना कि मैं आपको बताऊं कि गेहूं के साथ अगर भतुआ उगता है, ठीक है, भतुआ गेहूं के साथ उगता है, तो आपको पता है कि भतुआ भी नुकसान करता है गेहूं की फसल को, तो क्या उनको ज़्यादा बढ़वा नहीं, उनके जो भी पोषक तत्व होते हैं वो खींच लेता है, पानी की उनको न्यूट्रिशन चाहिए, उनको पोषक तत्व सब चाहिए उनको। ठीक है, तो ये शिकारी क्रॉप्स होती है, अपने साथ उग रही फसलों को बढ़ने नहीं देते, ये होती है शिकारी क्रॉप्स। तो कौन कौन सी बरसी में क्या शिकारी क्रॉप्स, रिज का, चौलई या लहसुन, यानी चौलई को क्या बोलते हैं, एमरेंथस। याद रखिएगा दोस्तों, एमरेंथस जो आपका C4 प्लांट है, नोट कर लीजिएगा, कई बार पूछा हुआ है ये पेपर में कि चौलई यानी एमरेंथस कौन है, स्कैम पौधा है क्या, C3 या C4, तो चौलई आपका C4 प्लांट है, याद रखिएगा। बरसीम रिज का, तो इसका सही आंसर अगर पूछे तो शिकारी क्रॉप आपकी बरसीम है भाई, याद रखिएगा। यानी प्रे क्रॉप कौन सी है, बरसीम, बरसीम जो आपकी शिकारी फसल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस लोकेटेड बाय। ठीक है, तो वो पूछ रहा है भाई आपका जो है मृदा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, संस्थान। तो 49 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आपका जो है भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान की बात करें तो बी, यानी भोपाल में आपका जो है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है। नोट कर लें इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 यानी लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, कपास भिंडी इत्यादि का कुल है, द टोटल ऑफ कॉटन लेडी फिंगर इटिशी, यानी कपास भिंडी का कुल कौन सा है। तो कपास जो है आपका पोएसी में तो आपको पता है धान वगैरह आते हैं। ठीक है, पोएसी, सोलिनेसी में आपको पता है आलू और अधिकतर सब्जियां और भी बहुत सारी सब्जियां आती हैं, आलू बैगन टमाटर, तो ये आपके सोलिनेसी में आते हैं। कंपोजिटी में फ्लावर्स आते हैं, तो आपका कपास और भिंडी किस में आ गया, मालवेशी में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, 50 नंबर क्वेश्चन इसका सी सही आंसर है, यानी कपास और भिंडी जो है आपकी मालवेसी कुल में आती है। ठीक है, लेडी फिंगर आपकी किस में आती है, मालवेसी में। लेडी फिंगर यानी भिंडी को लेडी फिंगर ही बोलते हैं, ओकरा भी बोलते हैं, नोट याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये मैंने जो है सीरीज़ आपको पूरी बता दी है कि सीरीज़ की जानकारी मैंने आपको दे दी क्वेश्चनों की, और वॉचिंग करने के लिए धन्यवाद। बट दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, ये ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसको मैंने और पूरा डिटेल से क्वेश्चन का एनालिसिस ना किया हो। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी सीरीज़ में आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, है ना, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट बेस्ट नोटिफिकेशन के साथ। ठीक है, आपकी एग्ज़ाम डेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।